हैं उन सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले मातृत्व स्वास्थ्य के और प्रजनन के विषय में, जिसमें जसनीता एंड रांची से हैं। शुरू करूं? तो सभी को जोहार। जैसा कि मनीष जी ने अभी कहा कि हम लोग महिलाओं का जो प्रजनन स्वास्थ्य है उस पर आज हम लोग दो चीजों पर बात करेंगे। एक है सुरक्षित गर्भपात और दूसरा है परिवार नियोजन पर। तो यदि हम पहले देखेंगे कि सुरक्षित गर्भपात, तो सुरक्षित गर्भपात ये भी एक इसका अगर इसके अंत में हम लोग सीखेंगे कि आप जो सहियाएं हैं, सत्र के अंत में आप सीख जाएंगे कि गर्भ की अवधि के आधार पर गर्भपात की विधि के बारे में आप महिलाओं को परामर्श देने में सक्षम हो जाएंगे। फिर है असुरक्षित गर्भपात के खतरे को समझना और जानकारी होना कि उसके क्षेत्र में सुरक्षित गर्भपात की सुविधाएं कहाँ उपलब्ध है। फिर यदि किसी महिला को इसकी आवश्यकता पड़ी तो उनको कहाँ ये सेवाएं मिलेगी, उसमें आप उसको मदद कर पाएंगी। और है कि गर्भपात के उपरांत बहुत बार अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें कि आपकी सहायता की जरूरत पड़े तो आप उनको सहायता दे पाएंगे। तो ये है कि ये कब इस गर्भपात कब ये आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग जानेंगे। किसी भी महिला को गर्भपात की आवश्यकता तभी पड़ती है जब वह कोई गर्भ निरोधक उपायों को अपनाई है, लेकिन कभी कभी होता है कि उसमें असफल रह गई हो और फिर वो गर्भवती हो गई हो, या तो फिर गर्भ से उसके जीवन को कोई खतरा हो, उसका पति ना हो जो बच्चे के पालन पोषण में उसकी मदद कर सके, या फिर वह बलात्कार के बाद में गर्भवती हुई हो, या फिर नवजात शिशु में जो गर्भ में पल रहे शिशु में कोई जन्मजात दोष होने पर महिला गर्भपात करा सकती है। तो ये रही इसकी किन किन अवस्थाओं में वो गर्भपात करा सकती है। हमें इतना ये भी जानना होगा कि अगर उनके वैधता कितनी है, यानी कि कितने दिनों के कितने सप्ताह के गर्भ को वो करा सकती है। तो भारत में इसकी वैधता 20 सप्ताह का भ्रूण को गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त है। गर्भपात को केवल तभी वैध माना जाएगा यदि कोई उसमें कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त किसी योग्य चिकित्सक से वो कराता हो। फिर गर्भ की अवधि 12 सप्ताह होने पर केवल एक ही डॉक्टर उसको कर सकता है, लेकिन जहां 12 सप्ताह से यदि ज्यादा का हो तो उसमें 2 चिकित्सकों की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता पड़ती है। और सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भपात की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध है। यदि कोई 18 वर्ष से अधिक की महिला है तो उसमें सहमति पत्र पर किसी घर वालों का हस्तक्षेप नहीं चाहिए होता है, यानी उनको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये कभी कभी कब सुरक्षित है असुरक्षित है। तो आपको जानना होता है कि किसी अनुभवी स्वास्थ्य कार्यकर्ता से गर्भपात कराना सुरक्षित होता है। भारत में केवल डॉक्टर ही गर्भपात करा सकता है और इसको सुरक्षित तभी मानेंगे जब कोई उसके लिए मान्यता प्राप्त डॉक्टर कर रहा है। यदि यह जो भी यंत्र उसके लिए यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे अगर वे सभी विसंक्रमित किए गए हो, या तो फिर गलत यंत्रों या दवाओं का प्रयोग ना किया जा रहा हो, और वो जहां भी कराया जा रहा है वहां स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। तो ऐसे जगह में कराते हैं तो इसे हम लोग सुरक्षित मानेंगे। अब हमें वो भी जानना होगा कि कब ये असुरक्षित हो जाता है। तो उसी को यदि हम लोग पलट दें कि जब इसे किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाए, गलत यंत्रों या गलत दवाओं का प्रयोग किया जाए, या तो फिर अस्वच्छ वातावरण में किया जाए, तो ये इसे हम असुरक्षित मानेंगे। पर इसकी थोड़ी आपको विधियां भी जानना पड़ेगा। इसके 3 विधियां हैं। पहला है कि चिकित्सीय विधि, जिसको दवा के ये से दवा का प्रयोग होता है, लेकिन डॉक्टर ही ये
लिखते हैं, डॉक्टर के सलाह से होता है। दूसरा है MBA, इसमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है और कुछ घंटा रुकना पड़ता है। और तीसरा विधि है डायलिटेशन एंड क्यूरेटिव, DNC जिसको बोलते हैं। तो ये सभी इसके लिए भी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और कुछ हो सके कुछ समय या तो एक दिन वहां रुकने की जरूरत पड़ सकती है। फिर आपको जानना है कि यदि कोई महिला गर्भपात करा ली है और गर्भपात के बाद में कुछ देखभाल की जरूरत पड़ती है, तो आप महिलाओं को परामर्श दीजिएगा कि गर्भपात के बाद कम से कम 5 दिन तक संभोग नहीं करना चाहिए या योनि में कुछ नहीं रखना चाहिए। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए उसे अधिक मात्रा में पेय पदार्थ पीने की सलाह दे सकते हैं। और सामान्य रूप से योनि से 2 सप्ताह तक रक्तस्राव होता है, किंतु यह बहुत कम होना चाहिए। और फिर अगली माहवारी 4 से 6 सप्ताह के बाद आती है। और माहवारी ना होने पर भी दोबारा संभोग शुरू करने पर गर्भवती होने का खतरा रहता है, इसलिए उन्हें बताना है कि कोई भी गर्भ निरोधकों का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गर्भपात के बाद में किन्हीं किन्हीं को कुछ जटिलताएं आ जाती है, तो उनमें जटिलताओं में भारी मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है, तेज बुखार हो सकता है, पेट में तेज दर्द हो सकता है, बेहोशी या भ्रम उत्पन्न हो सकता है, या तो फिर योनि से बदबूदार स्राव हो सकता है। तो आपको निम्नलिखित कार्य करने होंगे। जो महिला गर्भपात कराना चाहती है या कोई निर्णय लेने के लिए अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहती है, तो उसे आप परामर्श देंगे और निकटतम जो भी कानूनी रूप से मान्य है वैसे जगहों में आप ले जाएंगे उनको। गर्भपात कराने के बाद में आपका जो दूसरे जैसे एक्सपेंसिव विजिट करती है, वैसे ही इसमें तीसरे और 7वें दिन आपको महिला से भेंट करना है और उसे होने वाली कठिनाइयों के लक्षणों की जानकारी देना तथा तत्काल चिकित्सा केंद्र जाने के बारे में उसको बताना है। फिर गर्भपात के बाद महिला को गर्भ निरोधकों का प्रयोग करने के लिए आपको उसे प्रोत्साहित करना है। ये रहे हमारा गर्भपात से संबंधित बातें। फिर हम महिला प्रजनन स्वास्थ्य में और एक ये देखते हैं, दूसरा विषय है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन ये आप लोग का नया विषय नहीं है, इसमें आप बहुत अच्छी तरह से काम कर रही हैं और फिर आपका इंसेंटिव भी है इसमें। तो हम लोग परिवार नियोजन पर इसके चीजों को जानेंगे। विशेष करके आपको इसमें जानने की जरूरत है कि आपको किन महिलाओं को किस प्रकार का कौन सा विधि उसके लिए जरूरी होगा। तो इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला है कि वैवाहिक स्थिति में, तो वैवाहिक स्थिति यानी कि कोई अविवाहित है तो उसको आप कंडोम या गोलियां या आपातकालीन गोलियां दे सकते हैं। कोई नव दंपति है, नव विवाहिता है और पहली संतान के जन्म में देरी करने की इच्छुक है, तो उसे आप कंडोम या गोलियां दे सकते हैं। फिर कोई है कि हाल में ही प्रसव हुआ है, तो प्रसव के उपरांत उसे आप कंडोम, गोलियां, IUCD या तो गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी उसको दिया जा सकता है। फिर एक कोई महिला है कि 2 बच्चों में अंतर रखना चाह रही है, तो उसको कंडोम, गोलियां, IUCD, गर्भ निरोधक इंजेक्शन वो आप दे सकती है। और अगला ग्रुप होगा कि जो यदि 2 बच्चों के बाद में और उसको कोई बच्चा नहीं चाहिए, तो उनको आप लंबे समय वाली IUCD लगा सकते हैं, या तो पुरुष या महिला बंध्याकरण भी उसको वो करा सकती है। फिर इसमें आपको जानना है कि कोई भी महिला यदि गोली ले रही है तो उसको कुछ कुछ ऐसे सहप्रभाव उसके, आप जानती है कि सभी दवाओं का कुछ ना कुछ किन्हीं किन्हीं को कुछ कुछ सहप्रभाव होता है, तो गोलियों का भी किन्हीं किन्हीं को हो सकता है जो गोलियां लेती है। तो वैसे महिलाओं को आपको जानना है, पहचान करना है। चाहे उनको आपको नहीं देना है, देने वाला तो डॉक्टर ही, पहली बात तो डॉक्टर से ही संपर्क करके ये होगा, लेकिन आपका काम होता है कि उनको उनके घर तक पहुंचाना। तो गोलियां उन महिलाओं को नहीं दे सकते हैं जिन्हें पीलिया हो, जिन महिलाओं को कभी दौरे या लकवे या हृदय रोग के लक्षण उत्पन्न हुए हो, या वैसी महिलाएं जिनके टांगों के शिराओं में कभी रक्त के थक्के की समस्या उत्पन्न हुई हो,
या फिर किसी महिला, कोई महिला वैसे है जो धूम्रपान करती हो और जिसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, या फिर जिसको उच्च रक्तचाप यानी कि 140/90 से अधिक हो, तो उन्हें गोलियां नहीं दी जा सकती है। फिर इसका हम लोग सह प्रभाव अगर देखेंगे तो गोलियां ये लेने के बाद भी कुछ सह प्रभाव हो सकते हैं। तो महिला वैसे शिकायत कर सकती है कि चक्कर आना, सिर दर्द देना, पैरों में सूजन, मासिक धर्म की अवधि में परिवर्तन, ये सब होता है। लेकिन 2 से 3 महीनों के बाद स्वतः ये नॉर्मल हो जाता है। इसलिए शुरू शुरू के जो सह प्रभाव होते हैं वैसे चीजों को आपको शुरू में ही महिला को गोलियां शुरू करने के पहले आप उनको बता सकती हैं। फिर अगर हम लोग देखते हैं कि किन महिलाओं को, किन्हीं किन्हीं को हम लोग आईसीडी की भी बात करते हैं, लेकिन आईसीडी भी किन्हीं किन्हीं महिलाओं को, हर महिलाएं इसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो किन्हें नहीं लगाया जा सकता है तो उसको हम लोग जानेंगे। वैसे में है, यदि महिलाओं में निम्नलिखित लक्षण मौजूद हो जो, तो उन्हें आईसीडी लगवाने का परामर्श नहीं देना चाहिए। वे महिलाएं हैं, यदि वो महिला कभी गर्भवती नहीं हुई हो, या तो उसमें खून की कमी हो यानी महिला अनेमिक हो, यदि उनमें यौन संक्रमण होने का खतरा हो, या फिर उसका एक से अधिक पुरुष या किसी महिला को एक से पुरुष है तो एक से अधिक महिला, और महिला है तो एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध हो, या जिसे कभी गर्भाशय या अन्ननली में संक्रमण हुआ हो, या तो प्रसव के बाद या गर्भपात के बाद में संक्रमण हुआ हो, तो वे भी आईसीडी नहीं लगा सकते हैं। फिर है जिनका भ्रूण डिम्बवाही नाली में, जिसको कि कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं, वैसा अगर किसी को हुआ हो तो उनको नहीं लगा सकते हैं। या जिन्हें फिर मासिक धर्म के दौरान बहुत अधिक रक्तस्राव होता हो, पीड़ा होता हो, तो वे लोग भी नहीं लगा सकती हैं। आगे अगर ये आगे महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, इस पर बहुत बात करने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका बाकायदे बहुत अच्छी तरह से इन पर जानते हैं कि आपको कितना कितना उसका इंसेंटिव मिलता है, वो भी सब सारी चीजें आप जानती हैं। इसलिए इसमें विशेष करके आपको जानना है कि किन्हें गोलियां दिया जा सकता है, किन्हें नहीं दिया जा सकता है, और उनका पहचान करना। और इसके लिए बाकायदे आप लोग के पास में योग दंपति रजिस्टर भी आप रखे हुए हैं। और महिला अगर बंध्याकरण कराती है, पुरुष नसबंदी कराता है, तो उसके बाद में क्या क्या चीजें हैं, क्या उनको करना होता है, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। और आपका मॉडल भी आप देख सकती हैं, उसमें विस्तार रूप से ये दिया हुआ है। तो हम लोग आगे जाएंगे, जो अभी भारती जी लेने वाली हैं प्रजनन स्वास्थ्य में, और एक है यौन संक्रमण यानी STI RTI। भारती जी। भारती। सभी को जोहार। मैम आवाज आ रही है? आ रही है। सभी को जोहार। आज का जो हम लोग का सत्र, अभी हम लोग आगे जानेंगे। जैसे अभी जतिंद्रा सिस्टर ने जैसे आप लोगों को अभी परिवार नियोजन और गर्भपात के बारे में बताए, तो इसमें आप लोगों की बहुत अच्छी समझ बन गई है। अभी हम लोग और देखेंगे आगे आगे का जो अभी सत्र, प्रजनन मार्ग संक्रमण एवं यौन संक्रमण। इसमें कि इस सत्र में हम लोग जानेंगे कि इस सत्र का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो RTI, STI, HIV एड्स को समझना तथा उनसे बचाव और इलाज का तरीका को सीखना। दूसरा है महिला को RTI, STI तथा HIV एड्स से सुरक्षा के बारे में परामर्श देने की योग्यता।
और तीसरा है जांच और उपचार की उपयुक्त सुविधाओं के बारे में महिला का मार्गदर्शन करना। जैसे इसमें है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या सफेद पानी का निकलना सामान्य है। जैसे कि हम लोग पहले भी प्रशिक्षण ले चुके हैं। इसमें हम लोग जाने हैं कि जैसे सामान्य जैसे कुछ मात्रा में अगर सामान्य पानी निकलता है योनि से तो वो योनि को स्वच्छ रखता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही चीज ज्यादा जैसे कि मासिक धर्म के दौरान स्राव की मात्रा बदलती रहती है और उसके बाद जैसे कि ओ अधिक मतलब कि उसका ये रंग चेंज हो जाता है तो हम लोग उसको क्या मानते हैं कि ये खतरे का लक्षण है। जैसे कि गर्भावस्था के दौरान महिला में जो भी महिला गर्भवती होती है तो स्राव बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे में जो अगर कोई महिला नॉर्मल है तो उसका ऐसे पारदर्शी और कुछ मात्रा में स्राव होता है तो वो दिक्कत नहीं करता है। लेकिन अगर स्राव में बदबूदार हो, मछली जैसा गंध आता है, दही जैसा थक्केदार निकलता है, उसके साथ साथ में अगर खुजली होती है, सूजन या पेशाब करने पर जलन होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, संभोग के दौरान दर्द हो, तो यह प्रजनन मार्ग संक्रमण एवं यौन संक्रमण के लक्षण हैं। और अगर स्राव में चेंज होता है तो ये कोई हार्मोनल चेंज भी हो सकता है या तो कैंसर का भी सूचक हो सकता है। तो इसमें अगर ऐसा स्राव में चेंज होता है तो हम लोग को उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या तो उसमें खतरे का लक्षण है इसके लिए और सावधानी बरतना चाहिए। आगे हम लोग जानेंगे कि यौन संक्रमण क्या है। जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं तो यौन संक्रमण ऐसा संक्रमण है जो संभोग के दौरान एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। यदि माता को संक्रमण है तो प्रसव के दौरान उसके शिशु में भी ये संक्रमण फैल सकता है। अधिकांश यौन संक्रमण में प्रजनन मार्ग भी संक्रमित हो जाता है, किंतु कुछ संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और यौन संबंधों से फैलने के बावजूद प्रजनन मार्ग को संक्रमित नहीं करते हैं। किंतु प्रजनन मार्ग के अनेक संक्रमण किसी दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं, जैसे प्रसव या गर्भपात के पश्चात या अंतःशोथ संक्रमण। जैसे कि प्रसव के दौरान अगर सावधानी ठीक से ना जैसे भी कोई भी सामान यूज किया जाता है, गर्भपात के दौरान यूज किया जाता है तो उससे भी प्रजनन मार्ग का संक्रमण हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि ये महिलाओं के लिए यौन संक्रमण गंभीर क्यों होता है। जैसे कि क्योंकि महिलाओं में संक्रमित वीर्य महिला के शरीर के अंदर बहुत देरी तक रहता है और महिलाओं का जो प्रजनन मार्ग है शरीर के भीतर छिपा रहता है। तो इससे क्या होता है कि संक्रमण अधिक समय तक और काफी समय तक निष्क्रिय रहता है, तो जिससे कि पता नहीं चलता है। और एक चीज है कि महिला के लिए स्वयं को यौन संक्रमण से बचाना कठिन होता है क्योंकि वो अपने साथी को कंडोम का प्रयोग करने के लिए राजी नहीं कर पाती है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि महिलाओं के लिए यौन संक्रमण बहुत ही गंभीर होते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि यौन संक्रमण के क्या परिणाम होते हैं। जैसे अगर किसी को यौन संक्रमण हो गया है तो उनको क्या परिणाम हो सकते हैं। संक्रमणों के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, जैसे पुरुषों एवं महिलाओं में प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगा। अगर किन्हीं को यौन संक्रमण हो गया है तो उनका प्रजनन क्षमता जो है वो समाप्त हो जाता है। शिशु का जन्म समय से काफी पहले हो जाता है, वे बहुत छोटे या नेत्रहीन हो सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कभी कभी समय पूर्व हो जाता है बच्चे का जन्म, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। और पेट के निचले हिस्से में हमेशा दर्द रहता है, यहाँ तक कि ये कैंसर भी हो सकता है। गंभीर संक्रमण या एड्स से मृत्यु भी हो सकती है। तो प्रजनन मार्ग के संक्रमण के क्या लक्षण होते हैं। प्रजनन मार्ग संक्रमण के लक्षण असामान्य स्राव, पेट के निचले भाग में दर्द, गुप्तांगों के आसपास लाल चकत्ते, सूजन। ये लक्षण रोग अधिक बढ़ जाने पर दिखाई देते हैं। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि निम्नलिखित परिस्थिति में यौन संक्रमण की संभावना होती है। जैसे कि पति में यौन संक्रमण के लक्षण हो, अगर पति में लक्षण हो तो महिला में भी आ सकता है। महिला या पुरुष दोनों में से किसी एक का भी अधिक व्यक्तियों के साथ संबंध हो, कुछ रोजगार के लिए काफी समय यात्रा में व्यतीत बिताना पड़ता है तो पुरुष किसी से भी यौन संबंध बना लेते हैं, तो ये भी
महत्वपूर्ण कारण है जिससे कि यौन संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। फिर है, अगर ऐसे कोई मिल जाते हैं आपको जिनको कि यौन संक्रमण हो गया है या प्रजनन मार्ग संक्रमण हो गया है, तो आशा क्या कार्य करेगी? जैसे सहिया दीदी, आप लोग जैसे कि क्या काम करेंगे? अगर आपको पता चल गया है कि इस तरह से है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जिन महिलाओं में संक्रमण ग्रस्त होने का खतरा अधिक हो, उन्हें सुरक्षा के उपाय बताएंगे। जैसे मान लीजिए अगर किन्हीं को पता है कि उनके पति बाहर काम के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत जरूरी है कि सुरक्षा के बारे में बताना। यदि महिला में आरटीआई, एसटीआई के लक्षण दिखाई दे, तो उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह देना। अगर कुछ किन्हीं को भी ऐसा दिखाई देता है कि लक्षण है कि आरटीआई, एसटीआई का, तो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह देना है। के बाद आगे है कि दवाई का पूरा कोर्स, जैसे कि हम लोग किन्हीं को भी अगर सलाह देते हैं तो दवाई का पूरा कोर्स लेना है। महिलाओं को पूरी दवाई खाने और कोर्स पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। पूरी दवाई नहीं खाने से क्या हो जाता है कि बैक्टीरिया का असर बंद हो जाता है और वो अधिक उग्र हो जाते हैं, और बाद में फिर अगर दवाई कोई खाते हैं तो फिर वो कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए उनको ये सलाह देना है कि सहिया दीदियों को ये जागरूक करना है सभी को कि किन्हीं जिनको भी ये प्रॉब्लम हो गया है कि उनको पूरा कोर्स दवाई का खाना है, और ये भी सुनिश्चित करना है कि पति का भी इलाज कराए। अगर कोई महिला को ऐसा है, ये हो गया है प्रजनन मार्ग संक्रमण या यौन संक्रमण, तो उनको ये सुनिश्चित करना है कि अपने साथ साथ अपने पति का भी इलाज शुरू कराना बहुत जरूरी है। महिला को उपचार के दौरान संभोग ना करने का परामर्श देना है। जब तक उनका उपचार चलता है तब तक संभोग नहीं करने का सलाह देना है। यदि पत्नी के अतिरिक्त पति के अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध हो तो महिला को संभोग के समय सुरक्षा का उपाय का प्रयोग करने का परामर्श देना है। आरटीआई, एसटीआई का उपचार कहाँ उपलब्ध होता है? यौन संक्रमण के उपचार में प्रयोग होने वाली सभी दवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलते हैं, और एनएम या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चिकित्सक इनका इलाज कर सकता है। सर आगे, पति और पत्नी दोनों को दवाई लेनी चाहिए। बार बार यौन संक्रमण होने पर गरीबी रेखा से नीचे गुजर करने वाले लोगों के लिए जिला अस्पताल में परीक्षण कराए जा सकते हैं, जो कि मुफ्त हैं। अगर किन्हीं को बार बार यौन संक्रमण हो जाते हैं तो जिला अस्पताल में ये प्रशिक्षण मुफ्त होता है, तो उनको जाकर के वहाँ पे अपना इलाज कराना चाहिए, और ये सहिया दीदी को उनको सहयोग करना सुनिश्चित करना है। के बाद है कि यौन संक्रमणों के उपचार के लिए दवाइयाँ खाना जरूरी होता है, क्योंकि पीड़ा शांत करने के लिए आप महिला को निम्नलिखित सलाह दे सकते हैं। कभी-कभी होता है कि यौन संक्रमण अगर किन्हीं को हो गया तो उनको दवाई खाना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी-कभी होता है कि उनका जो दिक्कत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनको कम करने के लिए हम लोग उनको कुछ सलाह दे सकते हैं, जैसे कि एक बड़े टब और चपटे बर्तन में साफ पानी, गर्म पानी भर के उसमें 15 मिनट तक बैठना है। पानी में नींबू निचोड़ देना है, इतना पानी हो जिसमें कि वो बैठ सके, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से कि वो उसमें बैठ सके। जब तक आराम ना मिले संभोग नहीं करना है। भीतरी कपड़े सूती होने चाहिए, हमेशा ये प्रयास करना है कि जो भीतरी कपड़े हैं, अंत वस्त्र जो है वो सूती होने चाहिए। भीतरी कपड़ों को प्रतिदिन धोना चाहिए। ये सब करने के बाद गुप्तांगों को साफ पानी से धोना है। इसके बाद अभी हम लोग आगे जानेंगे कि एचआईवी और एड्स। आप एचआईवी और एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ा सकती है। जैसे संक्रमण फैलने के बाद इनसे बचने और इलाज करने की सुविधाएं भी उपलब्ध है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एचआईवी क्या है। एचआईवी एक वायरस है जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक की क्षमता को खत्म कर देता है, और जब रोग प्रतिरोधक की क्षमता शरीर में खत्म हो जाती है तो बहुत सा बीमारी का समूह आक्रमण कर देता है, और इसी अवस्था को हम लोग एड्स कहते हैं। क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को जागरूकता फैलाना बहुत ही जरूरी है, और इसका इलाज और इससे बचने के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध है ये भी बताना जरूरी है।
और बहुत सारे इन रोगों के साथ बहुत सारी गलतफहमी और अफवाहों को दूर करने के लिए भी हम लोगों को काम करना है। और जैसे कि रोगियों के लिए कलंक भेदभाव की भावना को भी दूर कर सकती है। जैसे बहुत कोई बोलता है अगर किन्हीं को इस तरह से हो गया है, अगर हो गया है, ये बीमारी हो गया है, तो उनको कलंकित और भेदभाव की नजर से देखते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि इसमें से उनको बाहर निकालने की कोशिश करना है और समाज में इसके लिए जागरूकता फैलाने का जरूरत है। जैसे एचआईवी एड्स किन कारणों से फैलता है? सबसे पहला है कि असुरक्षित यौन संबंध। अगर कोई असुरक्षित यौन संबंध बनाता है तो एचआईवी एड्स होने का संभावना। असुरक्षित यौन संबंध मतलब है कि कंडोम के बिना संभोग करना। दूसरा है एचआईवी एड्स जो होता है वो संक्रमित रक्त से। अगर किन्हीं व्यक्ति को खून चढ़ाना है और वो एचआईवी पॉजिटिव वाला खून अगर चढ़ा दिया जाता है तो उनको एचआईवी होने का हो सकता है, वो होता है। और तीसरा है कि जो संक्रमित सिरिंज या सुई है उससे भी, उसका भी अगर कोई प्रयोग कर लेता है तो उससे भी उनको एचआईवी एड्स होता है। और संक्रमित मां से उसके होने वाले बच्चे को, जैसे अगर कोई गर्भवती मां संक्रमित है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके बच्चे को भी उसके बच्चे में भी फैल जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि एचआईवी एड्स जो है कैसे नहीं फैलता है। जैसे कि किसी को छूने से, चुंबन से, हाथ पकड़ने से, मच्छर काटने, एक दूसरे के वस्त्र पहनने या थूक से, नाक अथवा आंसू से एचआईवी एड्स नहीं फैलता है। अभी आगे हम लोग जानते हैं कि संक्रमण का खतरा किसे अधिक होता है। व्यावसायिक यौन कार्यकर्ता, जैसे कि कोई कोई कमर्शियल सेक्स वर्कर है जो कि उनका ये व्यवसाय है, उनको अधिक खतरा हो सकता है। एक दूसरे की नशीली दवाओं के इंजेक्शन को इस्तेमाल करने वाले करने वाले लोग, जैसे कि ड्रग्स का कोई यूज करता है तो इंजेक्शन से, एक इंजेक्शन अपने लगा लिया, अगर कोई पॉजिटिव है वही इंजेक्शन से अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो कि संक्रमित नहीं है वो अगर यूज कर लेता है तो उससे भी हो सकता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कौन संक्रमित है कौन नहीं है। तो ये सब चीज यूज करने से इसका खतरा बढ़ जाता है। आगे है कि पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुष। अगर कभी कभी है कि कोई कोई पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो उनको भी बहुत खतरा है एचआईवी एड्स होने का। प्रवासी मजदूर जो कि बाहर में कार्य करते हैं, बहुत दिनों तक अपने घर नहीं आते हैं, यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक लोगों से यौन संबंध हो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिनका बहुत सारे लोगों के साथ यौन संबंध हो तो उनको बहुत खतरा है। एचआईवी संक्रमित माता का शिशु तथा वो व्यक्ति जिन्हें यौन रोग हो, एचआईवी संक्रमित मां अगर है तो उनके बच्चे को बहुत खतरा रहता है होने का। और वो व्यक्ति जिनको कि अभी हम लोग जैसे आगे पढ़े हैं यौन संक्रमण, अगर ऐसा कोई बीमारी होता है तो उससे भी उनको भी बहुत खतरा है। फिर एचआईवी से ग्रस्त लोगों में क्षय रोग फैलने का खतरा अधिक होता है। जैसे अगर किन्हीं को एचआईवी है तो उनको टीबी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। भारत में क्षय रोग से पीड़ित 20 में से एक व्यक्ति एचआईवी संक्रमण से ग्रस्त है। जैसे कोई 20 अगर है पीड़ित है तो उसमें से एक को एचआईवी संक्रमण से ग्रसित होता है। 20 टीबी का मरीज है तो उसमें एक एचआईवी से ग्रस्त है। आगे है कि एचआईवी से बचने के लिए क्या करना है, बचने का क्या उपाय है। जैसे कि एचआईवी से बचने के लिए उपाय है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाना है, कंडोम का प्रयोग करना है, सुरक्षित रक्त का प्रयोग करना है। जैसे कभी अगर रक्त चढ़ाना है तो रक्त का जांच होना चाहिए और वो जो सरकारी अस्पताल है जहाँ मान्यता प्राप्त है रक्त बैंक है उन्हीं से लिया जाना चाहिए। और विसंक्रमित सुई का प्रयोग करना है और एक दूसरे की सुई का प्रयोग नहीं करना तथा एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनसे एचआईवी होने से हम लोग बच सकते हैं। आगे है जिला अस्पताल में एचआईवी की परीक्षा और इलाज की मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध है। कुछ जिला अस्पतालों में या बड़े शहरों में प्रमुख अस्पतालों में भी एड्स का इलाज किया जाता है। आपको उन व्यक्तियों को एचआईवी की जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करना होगा जिनमें संक्रमण ग्रस्त होने का अधिक खतरा है।
अगर जैसे मान लीजिए किन्हीं को लग रहा है कि उनको संक्रमण का खतरा हो सकता है, तो उनको जांच कराने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित करना है। यदि कोई महिला जिसमें संक्रमण होने का खतरा है गर्भवती हो जाए, तो उसे जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, क्योंकि समय पर इलाज कराने से एचआईवी संक्रमित मां का संक्रमण शिशु में फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर कोई गर्भवती महिला है, जैसे कि अभी हम लोग सभी महिला का गर्भवती जब होती है तो उनका एचआईवी टेस्ट होता है। अगर कोई महिला पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव अगर हो गई और उनका अगर जांच हो गया है, तो बच्चे को संक्रमण से बचाया जा सकता है और उसकी संभावना बहुत ही कम होती है अगर वो इलाज करा लेते हैं तो इस सत्र में हम लोग देखें कि यौन यौन संक्रमण क्या है, प्रजनन मार्ग संक्रमण क्या है और एचआईवी एड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जाने। आगे हम लोग अभी देखेंगे कि संक्रामक रोग इसके लिए हम लोग पहले बहुत सा चीज उसमें पढ़े थे, तो आज हम लोग संक्रामक रोग सिर्फ दो ही एक और बीमारी को रोग को पढ़ेंगे, एक मलेरिया और एक टीबी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मलेरिया के बारे में। जैसे मलेरिया ग्रस्त अगर हम लोग जैसे कि मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों में मलेरिया के रोगियों का सामुदायिक देखभाल, तो हम लोग देखेंगे कि इस सत्र का मलेरिया के बारे में मलेरिया एक संक्रामक रोग है, तो इस सत्र में हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग को क्या क्या चीज के बारे में जानकारी सहिया दीदी को क्या क्या चीज के बारे में जानकारी होगी। जैसे है कि मलेरिया और उससे बचाव के उपायों से संबंधित प्रमुख तथ्यों की जानकारी और समुदाय को इसके बारे में बताना है। मलेरिया की जांच के लिए रक्त का स्मीयर बनाना और रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट शीघ्र निदान जांच का प्रयोग करके रक्त की जांच करना। छोटे बच्चों में बुखार का इलाज करना, यह जानना कि कौन से लक्षण प्रकट होने पर मलेरिया का संदेह करें, जांच कैसे और कब करें, चिकित्सा केंद्र में कब भेजें और क्या इलाज करें। क्षय रोग के उपचार के बारे में सहयोग देना, रोगियों से संपर्क बनाए रखना। मलेरिया जैसे हम लोग सोडियम नामक परजीवी द्वारा फैलता है, यह मादा एनोफिलिस मच्छर द्वारा फैलाता है। मलेरिया दो प्रकार का होता है, एक विवेक्स और एक फाल्सिफेरम। विवेक्स अधिक खतरनाक नहीं होता है, किंतु फाल्सिफेरम रोगी के मस्तिष्क, यकृत और फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। मलेरिया कैसे फैलता है? जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर के पेट में चले जाते हैं और परजीवी पेट में बढ़ते रहते हैं और वहां से उसके मुंह में निवास करते हैं, और फिर जब वह मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो उसकी थूक के द्वारा परजीवी व्यक्ति के रक्त में प्रवेश कर लेते हैं और वह संक्रमित हो जाता है। तो हम लोग देखिए कि ये कैसे फैलता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि संकेत एवं लक्षण क्या है, कि कैसे हम लोग जानेंगे कि किन्हीं को भी मलेरिया हो गया है। हाँ सर, संकेत और लक्षण जैसे कि रोगी को बहुत कपकपी के साथ बुखार आएगा, पसीना देके बुखार आएगा और बुखार छोड़ छोड़ करके आएगा। उसके बाद है कि कभी कभी रोगी को लगातार बुखार और बेचैनी, सिर दर्द होगा। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिला या इससे पहले बीमार लोगों को मलेरिया बार बार हो सकता है और उनके लिए बहुत ही ये खतरनाक होता है। फाल्सिफेरम मलेरिया मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जिससे चेतना मंद हो सकती है और दौरे पड़ सकता है, उनको लकवा भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मलेरिया से किनको अधिक जोखिम है। ये कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं में अधिक खतरा रहता है मलेरिया का। मलेरिया होने की जैसे कि मलेरिया होने की आशंका कब करना, जैसे जो भी व्यक्ति मलेरिया ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं तो उनको बहुत अधिक खतरा रहता है कि मलेरिया हो गया। अब हम लोग कब जानेंगे कि उनको मलेरिया हो गया है? जैसे कि सैया दीदी आप लोग किन्हीं को भी आप लोग को स्लाइड भी लेना होता है,
स्लाइड भी लेना पड़ता है, उसमें आप लोगों का कुछ इंसेंटिव है और उसमें जिनको भी बुखार आता है तो उनका 2 टेस्ट करना है, एक ठो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट और एक ठो स्लाइड बनाने का है, रक्त स्मेर जो बनाया जाता है। इससे अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो आप लोग जानते हैं कि उनको मलेरिया हो गया है और अगर मलेरिया उनको हो गया है तो उनका उपचार करना है। मलेरिया का उपचार पैरासिटामोल दे करके कर सकते हैं और उसके बाद में आगे उनको जैसे कि उनका ये पॉजिटिव हो गया है तो उनको क्लोरोक्विन का दवाई और आर्टिसोनेट का दवाई दे करके हम लोग उनका इलाज करते हैं अगर वो पॉजिटिव है तो। ये आप लोग के जो बुक है उसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कितने उम्र के लोगों को कैसे कैसे करके दवाई देना है और ऐसा अगर कोई ज्यादा ही दिक्कत है तो एनएम दीदी से भी आपको संपर्क कर लेना है। यदि आप उपचार कर रहे हैं और फिर भी बुखार कम नहीं होता है तो उनको चिकित्सा केंद्र भेजने का बहुत ही जरूरी है कि आप उनको चिकित्सा केंद्र भेजें। आगे हम लोग जानेंगे कि मलेरिया से बचाव कैसे करेंगे। जैसे कि मलेरिया से बचाव करने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना है। ये जो मादा एनोफिलिस मच्छर है ये सिर्फ मलेरिया का मच्छर सिर्फ रात को ही काटता है, तो इसीलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना है। बरसात के मौसम में जिन स्थानों पे पानी जमा हो जाता है वहां पे क्या करना है कि पानी का जमाव नहीं करना। अगर छोटा गड्ढा है तो उसको भर देना है और अगर जैसे कोई बड़ा गड्ढा है उसको हम लोग नहीं नहीं रोक सकते हैं तो उनको क्या करेंगे कि हम लोग उसमें किरासिन तेल का छिड़काव भी कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि उसपे एक लेयर बन जाएगा जिससे कि मच्छर का लार्वा जो है वो सांस नहीं लेने सकेगा तो वो मर जाएगा। तो इससे करके हम लोग उसका नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद है कि तालाब अगर है तो वहाँ गंबूसिया मछली जो है उसको छोड़ देना है जो कि ये को लार्वा को मछली ये मच्छर के लार्वा को खा जाते हैं, तो मलेरिया को रोकने में हम लोग को मदद मिल सकता है। और हम लोग को यहाँ तक ये हर संभव कोशिश करना है कि मच्छर को काटने नहीं देना, पूरा वहाँ का कपड़ा पहनना है। उसके बाद मच्छर को जैसे कि डीडीटी का छिड़काव कराना है। सभी सही है दीदी, आप लोग तो जानते हैं कि हम लोग का जो छिड़काव जैसे मलेरिया ग्रस्त जहाँ से कि बहुत ज्यादा मलेरिया के रोगी आते हैं वो सब क्षेत्र में डीडीटी का छिड़काव होता है, बहुत जगह से भी छिड़काव होता है। पिछले बार भी आप लोगों ने कुछ कुछ छिड़काव किया था तो और हम लोग जानेंगे कि जो अभी आप लोगों का क्या क्या उसमें भूमिका है, मलेरिया से कैसे बचाव आप लोग कर सकते हैं और आशा दीदी की क्या भूमिका है। जब भी आप लोग घरों का दौरा करते हैं, ग्राम स्वास्थ्य समिति का बैठक करते हैं तो उसमें आपको जानकारी देना है कि आप लोग मलेरिया से कैसे बचेंगे और जब भी किसी को बुखार हो तो वो सहिया दीदी से संपर्क करे। ग्राम स्वास्थ्य समिति और महिला दलों तथा सामुदायिक संगठनों को क्षेत्र में मलेरिया से बचाव की उचित और सामूहिक कार्यवाही के लिए प्रोत्साहित करना। हमेशा कोशिश करना है कि मलेरिया से कैसे बचे। कहीं भी झाड़ी हो सबको कटवाना है, आसपास साफ सुथरा रखना है, पानी जमा नहीं करना है। ये सब का बारे में हर संभव आप लोगों को क्या करना है कि उसके बारे में आप लोगों को बताना है। आगे है कि बुखार से पीड़ित व्यक्ति को जिसे मलेरिया होने की संभावना है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए कहे, इसमें इसकी मदद करना है और रोगी उसी दिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना जा सके तो मलेरिया के संदिग्ध रोगी का तब तक उपचार और देखभाल करना है जब तक कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सा के पास वो नहीं चला जाता है। आगे है कि ज्वर से पीड़ित उन सभी रोगियों को जो आपके पास आए हैं उनका स्वास्थ्य केंद्र में जाने में असमर्थ हो तो आरडी के किट और रक्त स्लाइड से उनका प्रयोग करना है और जिनकी जांच से मलेरिया की पुष्टि हुई है बाद में गुणवत्ता और आश्वासन जांच के लिए संभाल कर रखना होगा। आप लोगों को क्या करना है कि एक डायरी संभाल कर रखना है जिससे कि आपको पता चले कि आप लोगों ने किनका जांच किया है, किनको कौन सा दवाई देना है। ये बहुत ही जरूरी, आपने कितने प्रयोगशाला में आपने जो आपका ये सीएससी पीएससी जहां भी आप लोग भेजे हैं स्लाइड को उसका भी आप लोगों को रखना रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है। आगे है कि जब भी आप रक्त की जांच करें या कोई दवा दे तो अपने डायरी में इसका रिकॉर्ड दर्ज करना है और आशा की मासिक समीक्षा बैठकों के दौरान एनएम को
या अपने सुपरवाइजर को इसकी सूचना दें। सब उनको बताना और जिससे कि आप लोगों का इंसेंटिव मिल सके। आगे स्लाइड भेजना और जांच के परिणाम प्राप्त करना। जब भी आप लोग स्लाइड, जैसे कि आप लोग आरडी के किट और स्लाइड बनाते हैं, तो आप लोग जो स्लाइड बनाते हैं उसको अन्य व्यक्ति को हाथों उपकेंद्र, जैसे कोई सैया साथी जैसे जाती है उनको लेके जाती है, तो उनका वहां पे जाकर के उसको भेजना है और उसका क्या परिणाम हुआ ये देखना है और उसका इलाज तुरंत ही आप लोगों को शुरू कर देना है। इसमें सबसे पहला एक है कि आप लोगों का क्या भूमिका है इसमें, कि जैसे कि गर्भवती महिला को अगर बुखार हो गया है, मलेरिया हो गया है, तो उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक चिकित्सक के या एनएम दीदी का सलाह से ही आप लोगों को दवाई देना है। उनको अपने से दवाई दे सकते हैं, लेकिन वो भी एक सहिया दीदी एनएम दीदी के सहयोग से ही आप लोग उसको देने का प्रयास करेंगे। और गर्भवती महिला या 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को प्राइमाक्विन नहीं देना चाहिए। आप लोगों को बहुत ही जरूरी है कि गर्भवती महिला या 1 वर्ष से कम आयु के शिशु को प्राइमाक्विन की दवाई नहीं देनी चाहिए। तो अभी हम लोग ने जाने कि मलेरिया से संबंधित, जैसे कि मलेरिया एक संक्रामक रोग है, ये कैसे फैलता है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और इसमें सहिया दीदी की क्या-क्या भूमिका है और क्या खतरा है, जिससे कि आपको समुदाय को जागरूक कराना बहुत ही जरूरी। आगे हम लोग देखेंगे टीबी, क्षय रोग, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। जैसे क्षय रोग बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो कीटाणुओं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। जो टीबी फैलता है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इनका जो बैक्टीरिया का नाम है। क्षय रोग से शरीर का कोई भी भाग प्रभावित हो सकता है। जब ये फेफड़ों पर प्रभाव डालता है तो फेफड़ों का टीबी कहा जाता है। क्षय रोग के सभी प्रकार में से फेफड़ों का टीबी, पल्मोनरी टीबी सबसे अधिक संख्या में होती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फेफड़ों का टीबी बहुत अधिक संख्या में होता है। और आगे जैसे हम लोग प्रशिक्षण में देखे हैं कि टीबी जो है वो नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के कोई भी हिस्से में हो सकता है। शरीर के अन्य किसी हिस्से में फेफड़ों का अतिरिक्त होने वाले क्षय रोग को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि क्षय रोग कैसे फैलता है। जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति, जैसे कि किन्हीं को टीबी हो गया है, वो खांसता है या छींकता है, तो उनका जो ये क्या बोलते हैं, छोटी छोटी जो बूंद है, जो लार के साथ, जो उसका थूक के साथ जो निकलता है, वो कोई भी व्यक्ति का श्वास के साथ उसके शरीर में घुस जाता है। प्रवेश सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि तो यह टीबी से संक्रमित हो जाता। अगर इस संक्रमित व्यक्ति को जीवन में क्षय रोग होने का 10% खतरा बना रहता। जैसे कि हम कोई अगर टीबी से ग्रसित कोई व्यक्ति है और उनके पास में अगर हम चले गए, हम अभी स्वस्थ हैं और वो खांस दिया, तो क्या होता है कि उसका जो थूक के माध्यम से उसका जो छोटी-छोटी बूंद है हवा के स्पर्श से हम लोग में वो अंदर आ जाती है। तो जब अंदर आ जाती है तो हमको 10% खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही मेरा शरीर कमजोर होगा, जब मेरे शरीर में प्रतिरोधक की क्षमता कम हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि हमको टीबी होने का खतरा बढ़ जाएगा और हम टीबी से ग्रसित हो सकते हैं। जैसे कि यह रोग ऐसे स्थानों में अधिक फैलता है जहाँ की हवा कम है, बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, धूल भरा क्षेत्र है, जैसे कि खदानों में कोई काम करता है, और अल्पोषित या जो कुपोषित व्यक्ति है उनको टीबी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनकी मृत्यु होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा, अगर उनको टीबी हो गया है तो उनको मृत्यु का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग कब देखते हैं कि टीबी का, जैसे हम लोग कब जानेंगे कि उनको टीबी हो गया है, उनके क्या लक्षण, फेफड़ों का टीबी का क्या लक्षण है। जैसे 2 सप्ताह से अधिक अगर खांसी है, छाती में दर्द होता है, कभी-कभी रोगी के बलगम में रक्त के छींटों के साथ निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। शाम के समय शरीर के तापमान में वृद्धि होना, शाम को उसको बुखार लगेगा, रात में पसीना आएगा, वजन कम हो जाना, भूख ना लगना। यदि किसी व्यक्ति को 2 सप्ताह से अधिक खांसी है तो उसको टीबी हो सकता है।
इसकी पुष्टि के लिए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल भेजना चाहिए। हम लोग को ये सभी को ये बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति को अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खांसी है तो उसको टीबी हो सकता है। तो उसको जाँच के लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य केंद्र भेजना है। टीबी का पहचान जैसे कैसे करना है? टीबी का पहचान के लिए कि बलगम का जाँच करना है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर 2 सप्ताह से ज़्यादा खाँसता है, तो उसके बलगम का जाँच लिया जाता है। 2 नमूना लिया जाता है। एक तो है कि सबसे पहले सुबह वाला जो पहला जो उसका ये थूक होता है वो लेना है और एक स्वास्थ्य केंद्र में जा कर के उसको लेना है। और ये लेने के लिए सीएससी से या पीएचसी से उसको एक डब्बा दिया जाता है जिसमें कि वो उसको इकट्ठा कर सकते हैं और जाँच के लिए वो ला सकते हैं। दोनों नमूनों की 24 घंटों के भीतर जाँच की जाती है। इसका जाँच जो है कि 24 घंटा के भीतर ही हो जाती है। इसके लिए बलगम को एक विशेष द्रव डालकर जाँच की जाए। जैसे कि सीएससी में उसका जाँच किया जाता है, लैब में उसका जाँच हो जाता है, तो हम उससे पुष्टि हो जाता है कि उनको टीबी हो गया है। तो फिर अब जब टीबी हो जाता है, कोई भी मरीज को आप लाते हैं और जब पुष्टि हो जाती है तो उनको टीबी हो गया है, तो तब उसके बाद उनका क्या होता है कि उपचार शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने जैसे सुना है कि डॉट्स, डॉट्स क्या है? इसके बारे में सभी सैयद यदि आप लोगों को मालूम है कि डॉट्स क्या है? जैसे कि डॉट्स है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट कार्यक्रम है जिसमें एक स्वास्थ्यकर्ता या कोई अन्य प्रशिक्षित व्यक्ति जो रोगी के परिवार का सदस्य ना हो, रोगी को अपने सामने क्षय रोग के इलाज की दवाई खिलाता हो। जैसे जो रोगी को अपने सामने में दवाई खिलाएगा उसी को डॉट्स कार्यकर्ता हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आशा दीदी हम लोग की जो सहिया दीदी है ये डॉट्स कार्यकर्ता के रूप में हम लोग के यहाँ पे जैसे काम करते हैं और आप लोग भी करते हैं ना इसके लिए। तो जैसे इसका उपचार क्या है? वो रोगी जिसके बलगम की जांच के दौरान जैसे कि कोई भी उसका जांच हो गया है, जैसे कि आप लोग उसको दवाई खिला दिए हैं, उसके बाद उसका जांच किया जाता है 2 बार 6 महीना और 9 महीना के 6 महीना तक उसका दवाई खिलाया जाता है, तो उसका जांच किया जाता है। जब जांच के दौरान उसका पाया जाता है कि टीबी जैसे है कि टीबी का जो कीटाणु है वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसमें क्या बोला जाता है कि जो भी व्यक्ति है वो रोग मुक्त हो गया है। तो इसमें 2 बार उसका जांच कराना जरूरी है और इसमें ध्यान देना है कि बहुत सारा लोगों का जो है कि फॉलोअप छूट जाता है। तो आप लोगों को ये बहुत ध्यान देना है कि टीबी के जो भी मरीज है उनका 2 बार जांच कराना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि पता चल सके कि वो रोग मुक्त हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। अभी जैसे हम लोग देखेंगे कि उनका क्षय रोग का उपचार एवं देखभाल क्या है। जैसे कोई व्यक्ति जिनको है कि टीबी हो गया है तो उनका उपचार एवं देखभाल क्या है? क्षय रोग का निदान एक्सरे और बलगम की जांच से किया जाता है। क्षय रोग से पीड़ित सभी व्यक्तियों का क्षय रोग के इलाज की दवाओं से उपचार किया जाता है, जिसमें 6 से 9 महीना लग सकता है। जैसे कि अभी हम आगे अभी आप लोग से बात कर रहे थे कि 6 से 9 महीना टीबी का उपचार के लिए लग सकता है। ठीक है, रोगियों को नियमित रूप से दवा खानी है। स्वस्थ महसूस करने के बाद भी निर्धारित अवधि से पहले दवा नहीं बंद करनी। ये आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई टीबी का मरीज रहता है, वो दवाई खाने के बाद उनको ठीक महसूस होने लगता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि दवाई छोड़ देते हैं। तो उनको आपको ये बताना जरूरी है कि दवाई नहीं छोड़ना है। दवाई छोड़ने से बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, इसीलिए दवाई आपको नहीं छोड़ना है। ये आपको बताना है कि दवाई नहीं छोड़ना है। जैसे कि आजकल डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, कम समय में होने वाला इलाज का भी प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि आगे टीबी ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। जैसे आप लोग पहले भी ट्रेनिंग ले चुके हैं टीबी का, तो अभी हम लोग एक तो ट्रेनिंग हो जा रहा है इसमें। तो इसमें हम लोग अभी जानेंगे कि क्षय रोग से बचाव कैसे कैसे बच सकते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं जब भी बच्चे का टीकाकरण कराते हैं, जैसे सबसे पहले बच्चे को क्या टीका लगता है? बीसीजी का टीका लगता है। तो बीसीजी का टीका क्या है कि वो क्षय रोग से बचाता है। बीसीजी का टीका जन्म के समय दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये क्षय रोग से बचाता है।
रोगियों आगे है कि रोगियों का पता लगाए और सुनिश्चित करे कि उनके लिए नियमित रूप से दवाई खाना जरूरी है। जो भी रोगी है उनको नियमित रूप से दवा खाना है। आवासीय परिस्थितियों में सुधार करना, जैसे बहुत गंदे परिवेश में कोई रहते हैं तो उनको ये बताना है कि आवासीय परिस्थिति में जैसे कि साफ सुथरा से रहना है, अगल बगल साफ सुथरा करना है। ये भी एक मुख्य रूप है टीबी होने का। आगे जाके है कि आशा को स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, आगे है कि सहिया दीदी को टीबी के बारे में बताना बहुत ही जरूरी है, जागरूक फैलाना बहुत ही जरूरी है। जब भी वो कोई भी बैठक करे, कुछ भी करे तो उसमें वो बताए कि टीबी कैसे फैलता है, इससे रोकथाम कैसे कर सकते हैं, अगर किन्हीं को हो किया है तो उनका उपचार क्या है, ये बताना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम लोग बच सकते हैं इससे। आशा को वृद्धों और ऐसे लोगों को चिकित्सक के पास जाने की परामर्श देना है जिनको 1 महीने से अधिक खांसी हो रही है। जैसे सहिया दीदी अपने क्षेत्र में अगर कोई ऐसे बूढ़े लोग हैं जो 1 महीने से ज्यादा खांसते हैं तो उनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह देना है और उनको प्रोत्साहित करना है कि वो जा करके अपना जांच करा ले। आशा अपने गांव में डॉट्स प्रदायक के रूप में काम कर सकती है और ये सुनिश्चित कर सकती है कि उपचार के दौरान रोगी नियमित रूप से दवा खाता है। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि सहिया दीदी डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में कार्य कर रही है और उनको है कि रोगी को दवा खिलाना सुनिश्चित करना है कि वो नियमित रूप से दवाई खाए और बीच में दवाई ना छोड़े। उपचार के दौरान आशा की क्या भूमिका है? अभी हम लोग देखेंगे कि उपचार के दौरान सहिया दीदी की क्या भूमिका है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही है सर। आप लोगों को ये देखना है कि आगे है कि आशा की क्या भूमिका है। आशा को अपने क्षेत्र में आगे बताना है कि डॉट्स प्रोवाइडर के रूप में कार्य करना है। उनको गर्भवती महिला या छोटे बच्चे इनके बारे में बताना है कि उनको किस तरह से बचा सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, उनके घर में टीबी हो गया है उनको, तो उनको किस तरह से उनको रखना है, ये सब के बारे में सहिया दीदी को जानकारी देना है। और बच्चे को जैसे ही कोई भी रिकॉर्ड पे बच्चा पढ़ लेंगे जैसे इसको। बच्चे का प्रसव होता है तो उनको टीका। आवाज सर नहीं आ रही है सर, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज सर नहीं आ रही है। हाँ सर आगे और थोड़ा सा सर हो गया। और ये भी देखना है कि जैसे जैसे उपचार होता है तो कम से कम जो भी लोग हैं, जो भी रोगी है उनको दवाई खिलाना है। और बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का और छोटे बच्चों का, इनको संक्रमण से बचाने के लिए हर संभव सहिया दीदी को प्रयास करना है। और ये भी करना है कि जिनको भी टीबी हो गया है उनको गोपनीयता को बनाए रखना है और आगे जा करके उनको जैसे कलंकित महसूस ना करे, इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना है। और उपचार पूरा होने के बाद में ही उनको रोगी को बताना है कि जैसे ही उपचार खत्म हो तभी वो दवाई छोड़े, इससे पहले वो नहीं छोड़े। और अगर कोई दवाई बीच में छोड़ देता है तो उनको फिर से नया दवाई शुरू नहीं कराना है। उनको ये बताना है कि ये पुराना रोगी है और इनको जो दवाई खिला रहे थे ये बीच में दवाई छोड़ दिए, ताकि जिससे है कि उनको कोई अलग दवाई दिया जा सके। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पुराना रोगी था जो कि दवाई बीच में छोड़ दिया है और फिर से उनको टीबी हो गया है, तो क्या करते हैं कि नया रोगी के रूप में दिखाते। तो ऐसा नहीं करना, उनका जो भी पुराना चीज है, पुराना जैसा रिकॉर्ड है, उनको जा करके आप लोग को स्वास्थ्य केंद्र में बताना है। तो हम लोग ये देखे हैं कि सहिया दीदी की क्या भूमिका है मलेरिया और टीबी की रोकथाम के लिए। इसमें एक चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं और क्षय रोगी की दवाई, क्षय रोधी दवाई देने की आवश्यकता उसको पड़ रहा है, तो उसको गर्भ धारण करने की आयु में क्षय रोधी दवाएं खाने वाली महिला को इलाज के दौरान और उसके बाद में कम से कम 6 महीने तक गर्भ से बचने का परामर्श देना है। और क्षय रोधी दवाओं से गर्भ निरोधक औषधियों का प्रभाव कम हो जाता है, अतः गर्भरोध
गर्भ निरोध के अन्य उपाय अपनाने की सलाह देनी है उन्हें, और गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान कोई एक दवाइयों में से एक दवाई जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको नहीं देनी होती है। खैर ये डॉक्टर ये करते हैं, डिसाइड करते हैं ऐसे चीजों पर। तो आपको गर्भ, कोई भी अगर महिला है और टीबी रोगी है तो उसको आपको एक चीज पर भी ध्यान देना है। हाँ। तो सभी को जोहार। हम लोग देखेंगे कि ग्राम स्वास्थ्य योजना के बारे में बातचीत करेंगे कि ग्राम स्वास्थ्य योजना अगर हम बना के काम करते हैं तो हमारा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति के बैठक में और फिर गांव की समस्याओं को का निवारण करने में बहुत सहूलियत होता है। तो इसलिए हम लोग अभी विस्तार से बातचीत करेंगे कि ग्राम स्वास्थ्य योजना को कैसे बनाना है और फिर उसका योजना को लागू कैसे करना है, तो योजना बनाने में किन किन बातों पर ध्यान देना है, तो हम लोग इसको अभी विस्तार से देखेंगे। डिस्प्ले में हो, हाँ ठीक। तो हम लोग योजना में हम लोग समस्याओं का पहचान करते हैं कि स्वास्थ्य योजना में हमारे यहाँ क्या मुख्य समस्या है। तो समस्याओं को सूची बनाना और समस्याओं को सूचीबद्ध करते हुए उसका प्राथमिकीकरण करना। इस सूची को हम प्राथमिकीकरण करते हैं कि कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे पहले करना चाहिए। तो उस समस्याओं में जैसे गांव से संबंधित साफ सफाई हो सकता है, पोषण हो सकता है। तो हम लोग है कि उसमें है कि प्रमुख कमजोर वर्गों की मदद करने की बात हो सकती है, प्लान करने वाले परिवारों की मदद की बात है, गांव में विभिन्न योजनाओं के कार्यों को लाभ दिलवाना। तो इस तरह से हम लोग जो भी समस्या है उस समस्याओं को सूचीबद्ध करेंगे और उसकी प्राथमिकीकरण करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को सबसे पहले करना, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। लोगों की आवश्यकता की पहचान करना है, आकलन करना, फिर उसको योजना बनाना, प्लानिंग करना, फिर उसका क्रियान्वयन करना, और फिर क्रियान्वयन को निगरानी करना, और फिर निगरानी के बाद उसका मूल्यांकन करना। तो ये हम लोग का है कि स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को ध्यान देना कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण समिति का सही से संचालन करने हेतु योजना के बाद क्रियान्वयन के बाद निगरानी के बाद उसका मूल्यांकन करना। अब है कि ग्राम स्वास्थ्य योजना हम कैसे बनाएंगे। तो पहला चरण है कि आपके द्वारा अपने टोले ग्रामों के प्रमुख समस्याओं, स्थिति तथा स्वास्थ्य बिंदु संबंधित समस्याओं पर चर्चा करना है। दूसरा नंबर है कि टोलावार कमजोर बिंदुओं की पहचान करना, और तीसरा चरण है कि कमजोर एवं सफल बिंदुओं के कारणों की पहचान करना, और चौथा में है कि कमजोर एवं सफल बिंदु के कारणों की पहचान करना, सफल बिंदुओं को बनाए रखने की उपाय करना, कमजोर बिंदुओं को बेहतर बनाने के उपाय करना, जिम्मेदारी तय करना तथा समय सीमा तय करना। तो हम लोग जो भी कमजोर बिंदु है उसके लिए प्लानिंग करना और उसको बेहतर बनाने के उपाय पर बातचीत करना, और फिर उसके लिए किनको जिम्मेवारी देते हैं उस पर बात करना, और फिर उसको कब तक समाधान करते हैं ये तय करना, जो कि हम लोग ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रपत्र में विस्तार से बातचीत करेंगे। फिर है ग्राम स्वास्थ्य के सभी बिंदुओं का क्रियान्वयन करना, जो भी बिंदु निकल पाते हैं उसका हमको क्रियान्वयन करना है। ग्राम स्वास्थ्य योजना के प्रमुख अंग उसमें क्या कि कमजोर वर्गों की मदद हो, प्लान करने वाले परिवारों की मदद हो, गांव में विभिन्न योजनाओं के पात्र हित ग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलवाना, संपूर्ण
स्वच्छता अभियान को बेहतर बनाना, अपने गांव को निर्मल गांव बनाने की दिशा में पहल करना, आईसी दीवार लेखन द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम करना, अंटाइड फंड के कुछ राशि को वंचित वर्ग के स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु चलंत राशि के रूप में इस्तेमाल करना। अब है कि गांव से संबंधित साफ सफाई, इस पर भी विशेष हम लोग योजना बनाने में ध्यान देंगे। तो ये भी है कि नालियों की साफ सफाई और निकासी, नालियों की मरम्मत, गांव के अंदर उन सड़कों की मरम्मत जहां पानी जमा हो जाता है और मच्छर पनपता है, शौचालय का प्रयोग हेतु परिवार और समुदाय में शौचालय, सामुदायिक स्नान घर बनवाना, आंगनबाड़ी और विद्यालय के परिसर में साफ सफाई, कचरे सही प्रबंधन, कचरे का स्कूल में स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच, मलेरिया, डायरिया, साफ पानी, साफ भोजन जैसे विषयों पर जागरूकता शिविर का आयोजन, शिक्षकों के क्षमता विकास के लिए स्वास्थ्य शिविर में स्वास्थ्य विषयों पर कार्यक्रम का आयोजन, जो कि हम लोग स्कूल में करने की बात करते हैं। और हम लोग विश्वास मॉड्यूल में इस पर विस्तार से बातचीत भी हुई कि हम लोग गांव के स्कूल में, आंगनबाड़ी केंद्र में किस तरह से बच्चों को हैंड वॉश के बारे में बातचीत करना है, फिर जहां भोजन बन रहा है उसके साफ सफाई के बारे में बातचीत करना, वो स्कूल में भी और आंगनबाड़ी में भी, दोनों जगह पर। तो ये हम लोग विश्वास मॉड्यूल में भी प्रशिक्षण में विस्तार से सीखने का मौका मिला और हम लोग अपने अपने गांव में कर भी रहे हैं। उसके बाद है कि पोषण, गांव के अंदर वैसे पेड़ पौधे लगाना जो पोषण में सहायक हो, तो ये सब चीजों का हम लोग योजना में ध्यान रख सकते हैं। उसके बारे में रेफरेंस के लिए दिया गया है। विशेषज्ञों को बुलाकर इसकी खेती के बारे में सीखना, यह भी हम लोग योजना में डाल सकते हैं। ग्राम स्वास्थ्य और पोषण समिति में पोषण तत्वों की अच्छी तरह से सबके सामने प्रदर्शित करना, सामुदायिक हर्बल गार्डन तैयार कर प्रयोग में लाना, स्वास्थ्य संबंधी अभ्यास को बढ़ावा देना, विशेषज्ञों द्वारा पोषण संबंधी जानकारी देने के लिए आंगनबाड़ी में शिविर लगाना। तो हम लोग इन चीजों पर ध्यान देंगे कि अगर हम स्वास्थ्य योजना बनाना चाहते हैं अपने गांव को और गांव में बेहतर देखना चाहते हैं कि स्वास्थ्य साफ सफाई, तो और जो भी सीजनेबल बीमारी है उससे हम अपने गांव को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से योजना का प्रपत्र, तो योजना का जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए अगर हम इस फॉर्मेट में, इस प्रपत्र में योजना बनाते हैं और इन बातों को ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा योजना सफल होगा। तो इसमें ये एक प्रारूप है, एक प्रपत्र है और ये प्रारूप में अध्यक्ष और सहिया, जब हम फाइनल योजना बना लेते हैं तो एक तरफ अध्यक्ष का साइन है और एक तरफ सहिया का स्वास्थ्य समिति, तो ये दोनों का साइन होगा। तो इसको हम लोग बनाने के लिए एक छोटा सा केस स्टडी है, उस केस स्टडी के अनुसार एक योजना बना हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और फिर योजना बनाने में किन किन स्थिति में किन किन विषय को ध्यान रखा जाता है उस पर बातचीत करेंगे। तो ग्राम स्वास्थ्य योजना के लिए एक केस स्टडी है, तो जो केस स्टडी हम लोग सुनेंगे, गोला प्रखंड के मगनपुर गांव में गत वर्ष मलेरिया से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोई भी गांव का इस तरह से कोई भी केस स्टडी सिचुएशन हो सकता है, तो हम लोग अभी यहाँ के सिचुएशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। एक केस स्टडी है, इसको हम लोग सुनेंगे और फिर इसका जो योजना बना है उस योजना को देखेंगे। इससे आपको यह मदद मिलेगा कि आपको अपने गांव में जब योजना बनाना होगा तो इस हिसाब से बनाने में काफी सहूलियत। तो अभी भी 4 लोगों को जाड़ा देकर बुखार आता है और वो लोग इलाज के लिए झाड़ फूक करवा रहे हैं। सहिया के पास जांच का साधन नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए दवा भी नहीं है और काफी मच्छर इससे पैदा होते हैं। डायरिया भी इस गांव की बड़ी समस्या है। गर्मी में सभी चापाकल खराब हो गए थे, अब सब लोग तालाब को पानी पीते हैं और आज के दिन भी 3 लोगों को दस्त हो रहे हैं। गांव के ज्यादातर
दूर है। अब वो पिछले वर्ष सोमरा की टांग टूट गई थी, अब वो लाचार बिस्तर पर पड़ा है। वो 65 साल का गरीब है और उसे पेंशन नहीं मिलती है। उसके पास राशन कार्ड भी नहीं है। आवाज आ रहा है। गांव में शराब का चलन काफी है और देखने पर लगता है कि जरूर कुछ लोगों को टीबी होगी, पर इसकी जांच नहीं हो पा रही है। सैयद द्वारा कई गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए ले जाया गया था, पर इनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। नीचे टोला के लोग ग्राम स्वच्छता पोषण दिवस के दिन भी टीकाकरण के लिए नहीं पहुंचते हैं। गांव के नौजवानों में तंबाकू एवं गुटखा खाने का चलन बढ़ रहा है, इसलिए काफी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। इन स्थितियों के आधार पर एक ग्राम स्वास्थ्य योजना बना हुआ है, जिसको हम लोग देखेंगे नमूना के तौर पर, ताकि हम अपने क्षेत्र में अपना गांव का जब योजना बनाएंगे तो इस तरह से बना सकते हैं। तो जो नमूना वाला में अब आया गया कि गांव का समस्या में क्या क्या निकल के आया कि एक तो डायरिया, दूसरा टीबी, तीसरा कुपोषण। तो उसी पॉइंट को हम लोग एक डायरिया वाला पॉइंट को देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस अनुसार टीबी का भी और कुपोषण का भी हम लोग योजना बना सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि डायरिया समस्या में आ गया कि समस्या में है कि डायरिया है, तो उसका कारण क्या है, कारण को हम लोग निकालेंगे और उस कारण को दर्शाने का कोशिश करेंगे कि कारण में कॉलम में आप लोग देखे थे, फॉर्मेट में था कॉलम कि कारण, तो गंदी पानी जमा होने से एवं उसे पीने से, ये भी एक कारण था डायरिया का। घर के सामने गंदा पानी जमा होने से और जागरूकता का अभाव। तो ये 3 कारण निकल के आया। ये 3 कारण से मेरे गांव में डायरिया का प्रकोप है और ये 3 कारण का अगर हम समाधान करते हैं, बचाव करते हैं, तो हम लोग डायरिया से बच सकते हैं, अपने गांव को बचा सकते हैं। तो अब हम लोग बचाव का बात कर रहे हैं। तो बचाव में क्या, कुआं के पानी में दवा देना। तो इससे बचाव के लिए हमें पहला क्या प्लानिंग करना है कि कुआं के पानी में दवा का देना, खराब चापाकल की मरम्मत करना, गड्ढा से गंदा पानी को साफ करना, गाड़ी के टायर में पानी जमा नहीं होने देना, गंदे पानी को पीने से होने वाले प्रभाव के संबंध में महिलाएं एवं ग्रामीण लोगों की बैठक कर उन्हें जानकारी देनी है। डायरिया होने पर उसे CHC ले जाकर इलाज करवाए। तो ये बचाव के लिए इन बातों को ध्यान देना है। अब इसके लिए हमें जिम्मेवारी भी देना जरूरी है कि ये कौन करेगा। तो कुआं में के पानी में दवा देना है तो सहिया और सेविका करेगी। संसाधन में हम लोग देखेंगे कि मुफ्त राशि से दवा खरीद कर भी दे सकते हैं और समय सीमा में है कि 25 मार्च से 20 अप्रैल तक। तो इस तरह से हम लोग जिम्मेवारी के साथ समय सीमा का भी निर्धारण करते हैं, ताकि उसके बाद जब हम मीटिंग करेंगे उस समय निगरानी करेंगे तो ये डिस्कस कर सकें कि जिम्मेवारी जब दिया गया तो क्यों नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट था कि खराब चापाकल की मरम्मत करना। तो इसके लिए हम अध्यक्ष और को जिम्मा दिए, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष में। तो फिर उनके लिए संसाधन क्या हुआ कि अध्यक्ष विभाग में एक पत्र लिख कर बताएंगे कि मुफ्त राशि से चापाकल का मरम्मतीकरण होगा। तो ये दोनों के लिए हम लोग समय सीमा रखे थे 25 मार्च से 20 अप्रैल तक। फिर तीसरा पॉइंट आया, तो इसके लिए तीसरा पॉइंट में आया गड्ढा से गंदा पानी को साफ करना। तो इसका जिम्मा हम किसको दिए, तो वार्ड पार्षद भी है, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष वार्ड पार्षद, तो इनको जिम्मेवारी दिए और जिम्मेवारी देने के साथ समय सीमा भी हम दे दिए। फिर आया कि गाड़ी के टायर में पानी जमा
नहीं होने देना। तो एक तो है कि बचाव के लिए ये भी ध्यान देना है कि जहां तहां देखते हैं हम लोग घर में मोहल्ला में कि टायर, पुराना टायर वगैरह पड़ा रहता है, तो उस पुराने टायर में तो घर में हम लोग रख देते हैं आंगन वगैरह में, उसमें पानी घुस जाता है और पानी जमा हो जाता है, वो नहीं होने देना है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या है कि अध्यक्ष सहिया जब घूमती है तो इसके बारे में समिति में जागरूक करना, और गृह भवन में भी बता सकते हैं। तो वो तो है, लेकिन यहाँ प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष सहिया को जिम्मा दिए। तो सहिया क्या करेगी, संसाधन में सहिया घर के मुख्य व्यक्ति को जानकारी देगी कि टायर में पानी जमा नहीं होने देना है। ये सहिया को जिम्मा दिया गया कि आप गांव में आप जब मूव करेंगे तो बताएंगे लोगों को कि आपके घर में इस तरह कहीं पर टायर वगैरह है तो पानी जमा होने नहीं देना है। तो इसके लिए हम लोग समय सीमा क्या रखें, 25 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में ये काम कर लेना है, अध्यक्ष सहिया दोनों जन मिलकर। फिर अब आ गया कि गंदे पानी पीने से होने वाले प्रभाव के संबंध में महिलाएं और ग्रामीण लोगों की बैठक कर उन्हें जानकारी देना है। तो ये वाले के लिए किनको किनको जिम्मा दिए, वार्ड पार्षद और सहिया को। तो बैठक में जानकारी देने के लिए प्रखंड से एक डॉक्टर को भी बुला सकते हैं, एएनएम को भी बुला सकते हैं, मुफ्त राशि से हम वहां का व्यवस्था भी कर सकते हैं चाय नाश्ता के लिए। तो ये योजना में आ जाना चाहिए संसाधन। और फिर कब तक करना है, तो अप्रैल माह से मई तक का माह में, अप्रैल माह में और मई माह में हम लोग इसको कर लेंगे। तो इस तरह से फिर अगला पॉइंट आता है कि डायरिया होने पर उसे सीएससी लेकर जाकर इलाज करवाना। अब इसके लिए भी हम लोग तय कर चुके हैं योजना में कि अगर हमारे गांव में किसी को ये दिक्कत होता है तो अध्यक्ष और सहिया का जिम्मेवारी होगा कि मुफ्त राशि खर्च कर डायरिया के मरीज को पीएससी सीएससी ले जाएंगे। और इसके लिए भी समय है कि जब भी इस तरह का इस दरमियान 25 मार्च से 1 अप्रैल तक अगर ऐसा कोई होता है डायरिया से ग्रसित लोग होते हैं तो उसको मदद करने के लिए अध्यक्ष और सहिया मुफ्त राशि से भी मदद कर सकते हैं, उसका भी पैसे का उपयोग करके उसको इलाज तक ले जा सकते हैं, उसको इलाज करवा सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देखें कि स्वास्थ्य योजना में इन बारीकियों पर ध्यान देना और इस समस्या के साथ कारण के बाद बचाव, फिर उसके लिए जिम्मेदारी, फिर उसके लिए संसाधन, फिर समय सीमा भी कब तक करना है। तो इन पांचों चीजों को ध्यान देंगे तो हम सभी समस्या का समाधान कर सकते हैं और समाधान होगा। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे थे कि फिर नेक्स्ट टीवी का, कि दूसरा पॉइंट आता है टीवी का, फिर कुपोषण का। तो सभी चीजों में हम लोग इस तरह से बारीकी से कर लेंगे और हम लोग आप लोग को इसके लिए मॉडल भी उपलब्ध कराएं, उसको भी देखेंगे और ज्यादा अच्छा बेहतर समझ बनेगा। इसी के साथ धन्यवाद सर। धन्यवाद मनोहर जी। तो जैसा आपने अभी देखा और सुना और समझा कि मातृत्व स्वास्थ्य, प्रजनन, परिवार नियोजन, फिर हमने बीमारी, 2 बीमारियों को पढ़ा, और लास्ट में कि अगर हमारा गांव स्वच्छ रहे तो उसकी योजना कैसे बनानी है। अब हम जानेंगे कि जो 2 स्किल हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो आज स्किल है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे ORS पैकेट की जो घर पे है कैसे हम तैयारी करेंगे। यहाँ 2 चीज़ हैं, कोशिश ये करनी है कि बाज़ार से या सरकारी अस्पताल से सैयाओं को जो RS का पैकेट दिया जाता है उसी का प्रयोग संभवतः ज़्यादा करना है, और अमूमन मिलता ही है तो उसकी ही आपको कोशिश करनी है। तो इसका यही है कि सबसे पहले जो भी पैकेट लिया जा रहा है सब स्टेप में हाथ तो आपको साफ़ करना ही करना है, उस पिछले बार बताया गया उन पद्धतियों से। सर्वप्रथम हमको RS पैकेट की जो है उसकी तिथि को जांचना है कि वो तिथि कहीं एक्सपायर तो नहीं है, समाप्ति तिथि तो नहीं है, या फिर पैकेट क्षतिग्रस्त तो नहीं है। अगर इस हालत में है तो उसको यूज़ नहीं करना है।
उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले 1 लीटर का जो कंटेनर है या बोतल है उसको लेना है और उसमें हम लोग को ORS का पाउडर डालना है। और अगर पानी है तो स्वच्छ सभी पानी नहीं भी हैं तो उसको कम से कम हम लोग उबला हुआ और उसके बाद ठंडा ये भी करके हम स्वच्छ पेय को ले सकते हैं। और हमको पाउडर को उसमें इस तरह हिलाना है कि वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा रहे, उसको हिलाते रहना है और जांचते रहना है और देखेंगे कि उसका स्वाद एक आंसू की तरह हो जाएगा। और परिवार को फिर हम सूचित करेंगे कि ये जो एक कंटेनर है उसको रखें और ये 24 घंटे के अंदर उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद अगर बचता है तो उसको फेंक देना चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि बच्चा है, बड़ा है या बुज़ुर्ग हैं, तो उनको उसी के आलोक में आवश्यकता अनुसार ये आपको उपयोग के लिए दिया जाना है। अब हम मानते हैं कि अगर ORS का पैकेट नहीं है तो क्या करें? तो हम लोग को इसी तरह लेना है कि 200 ml का जो एक गिलास होता है उसमें साफ़ पानी या पानी उबला करके ठंडा करके जो हमारा सामान तापमान होता है उस पे लाना है, ना कि फ्रिज में रख देना है। और उसके अंदर हम लोग को 1 चम्मच, देखिए यहाँ ध्यान रखेंगे कि 1 गिलास जो अमूमन 200 मिलीलीटर का होता है उसमें पानी लेंगे और 1 चम्मच चीनी लेंगे और पानी में मिलाएंगे और उसी गिलास में हम लोग को 1 चुटकी, दैट मीन्स कि हमारा जो 3 उंगलियां होती है उसमें जितने नमक आ जाए वो लेना है। साफ़ पानी 200 ml 1 गिलास में और 1 चम्मच जो सामान्यतः हम लोग घर में यूज़ करते हैं, बड़ा नहीं, जो सामान्यतः यूज़ होता है वो चम्मच 1 चम्मच लेना है चीनी का और 1 चुटकी जो सामान्यतः 3 उंगलियों के बराबर होती है जो उसमें उठाया जाता है, तो 1 चुटकी के बराबर नमक उसमें डालना है और अच्छी तरीके से उसको हिलाना है जब तक कि वो घुल ना जाए और उसको स्वाद चखना है कि वो किस तरीके का है। सामान्यतः उसका आंसू की तरह का स्वाद आना चाहिए और फिर परिवार को उसको दे देना है और संग्रह करना है किसी ग्लास में या डब्बे में और उसको 24 घंटे के अंदर उपयोग लेके ख़त्म करना है। तो ये हमारा ORS पैकेट का उपयोग कैसे करेंगे या फिर अगर ORS नहीं है तो घर में हम कैसे नमक और चीनी से बनाएंगे। अब हम बात करेंगे निश्चय किट, जिससे हम लोग गर्भावस्था का जांच करते हैं कि उसको गर्भावस्था ठहर गया है कि नहीं है, उसके लिए हम लोग जांच करते हैं। तो इसमें ये जांचें कि सबसे पहले हाथ इसको जिस महिला को ये करने के लिए देना है तो उसको यही बताना है, इसका पहला स्टेप यही है कि आपके पास स्ट्रिप है उसको ले लेना है, उसको फाड़ के वहाँ रख लेना है और उससे पहले हम लोग को ये तैयारी करना है कि सुबह सुबह का जो मूत्र होता है वो किसी ग्लास में हम लोग को एक साफ़ ग्लास में या प्लास्टिक का एक छोटा बोतल है छोटा सा, उसमें लेके सुबह का रख लेना है। उसके बाद जो किट है उसको देखना है कि वो एक्सपायरी तो नहीं है। अमूमन आप बाज़ार से लाए होंगे तो ये देख के ही लाए होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जांच लें कि वो किट की संभावित तिथि क्या है। अगर सुरक्षित है तो उसको किट रखना है और उसके बाद उसमें से फाड़ कर जो निश्चय किट निकल रहा है उसको एक समतल सपाट जगह पर उसको रख देना है। उसके बाद उसमें एक ड्रॉपर रहता है, उसको निकाल कर जो आपने एक प्लास्टिक के बोतल में गिलास में जो मूत्र लिया है सुबह का, उसमें से ड्रॉपर से खींचना है और 2 बूंद उसको ले लेना है और जहाँ जगह बना हुआ है गोल सा उसमें उसको डाल देना है और 5 मिनट तक वेट करना है और देखना है कि जो बड़ी सी पट्टी है बीच में वहाँ पर अगर 2 लाइन आती हैं, 2 वो अमूमन पिंक रंग का है तो वो गर्भवती होती है और अगर केवल एक ही दिखता है तो वो गर्भवती नहीं है। और इसके बाद
उस किट को फिर फेंक देना है, दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दोबारा करना है चेक तो नए किट को आपको अगर दिक्कत आ रही है तो दूसरा किट को लाके भी आप इसमें समझौता करना, लेकिन उस किट से एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जब भी हो सैया को तो वो उनसे सलाह करेंगे कि क्या अगर गर्भवती हो गई हैं तो उनको वही चर्चा करना है, और अगर गर्भवती नहीं है तो आने वाली चर्चाओं में चर्चा करनी है, और परिवार नियोजन के बारे में भी उसको बताना है। तो ये दो चीज़ था, निश्चय किट जो किट बाज़ार में मिलता है उसको इस्तेमाल करने की विधि थी, और जो हमारे ORS पैकेट है वो कैसे बनाया जाता है। साथ में हम लोग चर्चा करते हैं जो हमारा विषय था, जिसके तहत अभी आपने देखा कि उसमें भी हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं कि कैसे इसको निदान किया जाए। हमने अभी चर्चा किया था कि किसी को मलेरिया है या खून का जांच करना है तो आपको स्लाइड का स्मीयर कैसे बनाएंगे, रक्त का स्मीयर। तो इसमें यही है कि आपको ये चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी जो आप लोग को वहाँ से मिला होगा विभाग के तरफ से या संस्थान से, जिसमें कांच का एक साफ स्लाइड होता है और एक सुई जो एक बार प्रयोग की जाती है, और स्प्रिट जो उंगली को साफ करने के लिए, या फोहा, उसके बाद सूती कपड़ा या साफ टुकड़ा, और फिर पेंसिल जिसमें आप दर्ज करेंगे रिपोर्ट उसके लिए। तो सबसे पहले हमको जो जिस उंगली से करना है वो उंगली के लिए यही है कि बाएं हाथ की दूसरी या तीसरी उंगली का चुनाव करना है। अमुनतः बाएं हाथ और दूसरी या तीसरी उंगली। उसके बाद नाखूनों को कोर से दूर से या उंगली से उभरे भाग में छेद करेंगे साइड से। उसके बाद उसको उंगली को दबाएंगे थोड़ी दूर के, और उसमें से जिसमें आपने छेद किया है जिस जगह, वहाँ से रक्त को हल्का दबा दबा के निकालने की कोशिश करेंगे। उंगली को नहीं दबाना है, हल्का सा पुश करना है, अपने आप रक्त निकलेगा, और उस रक्त को स्लाइड के एक किनारे में रख लेना है। इस तरह का देखिएगा, यदि उंगली स्लाइड के नीचे स्पर्श करती है तो रक्त की बूंदों को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे इन्होंने किया है। स्लाइड को इस तरह साइड से पकड़ेंगे और फिर उसको जिस उंगली में है उसको पलट के लगाएंगे, जिससे कि बूंद उसमें आ जाए। अब रक्त की बूंद आने के बाद अब आपको करना क्या है कि मोटा इसमें बनाने 3 बूंद लेंगे, ज़्यादातर 3 बूंद लेते हैं, और पतला इसमें बनाने के लिए 1 बूंद से ही हमारा काम चल जाता है। फिर दूसरा जो हमारा स्लाइड होगा उसको उस पट्टी के ऊपर फैलाएंगे किनारे से 1 सेंटीमीटर का, और वहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर का गोल जैसा उसको कोना से घुमाएंगे, जिससे कि वो खून थोड़ा सा बढ़ जाए 1 सेंटीमीटर का। और उसके बाद क्या करेंगे, जो स्लाइड है उसको आप 45 डिग्री के एंगल पर उस जहां हमने एक वर्गाकार जो गोला बनाया 1 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर बीच में रखकर उसको 45 डिग्री पर लेते हुए आगे की तरफ उसको खींचेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। झटके से नहीं, धीरे धीरे आगे की ओर इसको खींचेंगे, और उसके बाद उस जो स्लाइड है उसमें आपको सूखने देना है। सूखने देने के बाद उस रोगी की पहचान के लिए कुछ आपको उसमें मार्कर से या पेंसिल से लिख देना है। ये